Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है। उर्दू और इंग्लिश के अलावा अब इनमें से किन भाषाओं को इंक्लूड किया जाएगा इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 3 नई भाषाओं को इंक्लूड किया जाएगा एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो 3 भाषाएं हैं हिंदी, कश्मीरी और डोगरी। तो ये काफ़ी इसे इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था बिकॉज ये काफ़ी टाइम से एक पेंडिंग पब्लिक डिमांड है, लॉन्ग पेंडिंग पब्लिक डिमांड था जिसे मंजूरी दे दी गई है क्योंकि 70% लोग कश्मीर के उर्दू और इंग्लिश नहीं जानते। तो इन्हें जो ऑफिशियल काम है उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसके लिए इन 3 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर को अप्रूव किया है ये बिल, जिसमें 3 नई भाषाएं जो कि हैं कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को इंक्लूड किया जाएगा इन दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश पहले से ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इसकी अनाउंसमेंट की है हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि ये जो बिल है ये मॉनसून जो सेशन होगा पार्लियामेंट का उसमें प्रेजेंट किया जाएगा, और जब ये बिल वहाँ से क्लियर हो जाएगा, हमारे पार्लियामेंट से क्लियर हो जाएगा, तब इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ये जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं इससे वहाँ की डाइवर्सिटी का भी पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य में पांग लोवसोल महोत्सव मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है पांग लोसाल महोत्सव। चलिए बात कर लेते हैं। नॉर्मली ये अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है और इसमें जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है माउंटेन कंचनजंगा, उसकी पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो पांग लोसाल एक काफ़ी हिस्टोरिकल और कल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है सिक्किम का, जो कि सिर्फ सिक्किम में ही मनाया जाता है। और इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि जो माउंटेन कंचनजंगा है जो कि हाईएस्ट पीक है इंडिया का, उसकी पूजा की जाती है। उन्हें गार्जियन डेटी के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ साथ जो भूतिया और लेप्चाज हैं उनके बीच में जो ब्लड ओथ है यानी जो भाईचारा है उसे भी सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर कम्युनल पीस और हार्मनी के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सिक्किम में क्या क्या मनाए जाते हैं। तो वो है सागा दावा, द्रुपा तेशी, बुमचू, लोसर, दसेन, लूसुंग और तिहार। तो ये कई सारे इम्पोर्टेंट सिक्किम में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारत ने AK-203 राइफल के निर्माण पर समझौता किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रशिया। रशिया के साथ हाल ही में भारत ने समझौता किया है ऑन AK-203 राइफल्स। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो AK-203 राइफल्स है ये एक अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ AK-47 राइफल्स। AK-47 राइफल्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें टोटल 7.5 लाख पीसेस की दरकार होगी, जिसमें से लगभग 1 लाख पीस आएंगे रशिया से और बाकी के 6.5 लाख पीसेस भारत में ही निर्माण होंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फिलहाल रशिया के कैपिटल मॉस्को में हैं, जहां पर वो SCO मीट अटेंड कर रहे हैं। वो रशिया गए थे 2 सितंबर 2020 को और ये उनकी 3 दिन की विजिट है। इस विजिट के दौरान उन्होंने
जो रशिया के काउंटर पार्ट है जनरल शिगो, उनके साथ चर्चा की थी। और उनके बाद ये जो AK-203 राइफल्स डील है ये भारत और रशिया के बीच में साइन की गई थी। इस डील के साइन करने के बाद भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है, उसे काफ़ी हद तक बूस्ट मिलेगा। बिकॉज कुल मिलाकर टोटल रिक्वायरमेंट 7.5 लाख AK-203 राइफल्स की है भारत में, जिसमें 1 लाख राइफल्स रशिया में निर्माण होंगी और बाकी की जो 6.5 लाख राइफल्स है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही निर्माण होंगी। इससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और भारत और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से कौन से देश 30 नवंबर को होने वाले संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार के प्रमुखों का सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, इंडिया। इंडिया करेगा मेज़बानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत मेज़बानी करेगा ऑफ द समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होने वाला है 30 नवंबर को। भारत को इसकी मेज़बानी करने का मकसद यही है कि जो हमारे ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा है उसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा सके ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग। ये जो SCO है ये 8 नेशन का रीजनल ग्रुप है जो कि दुनिया की 42% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करता है और 20% ऑफ द ग्लोबल GDP को कवर करता है। 2005 से भारत एक ऑब्जर्वर रहा है SCO का, लेकिन सिर्फ वर्ष 2017 में ही भारत को सम्मान मिला टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए भारत चाहता है कि अपनी कोऑपरेशन SCO के साथ वो और ज़्यादा मजबूत कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं SCO के बारे में। SCO के हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में, और इसकी खोज की गई थी 15 जून 2001 को। चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, G20 के विदेश मंत्रियों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को इनमें से कौन सा देश अध्यक्षता करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया विल चेयर द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है उसे चेयर किया है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर है प्रिंस फैजल बिन फरहाद अल सऊद ने चेयर किया है इस मीटिंग को, और भारत से रिप्रेजेंट किया है S जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और इन पर जो चर्चा हुई थी इस मीटिंग के दौरान वो ये था कि कैसे हम हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सके, स्पेशली कि जब कोविड-19 जैसी क्राइसिस पूरे दुनिया में है। इसके साथ साथ कि कैसे कोविड-19 पैंडेमिक से जो जितने भी बाकी देश हैं जो सीख ले रहे हैं या जो वो गलतियां कर रहे हैं वो ये बाकी के G20 देश न ही दोहराएं और एक सही ढंग से क्लियर अप्रोच के साथ इसका सामना करें। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी कि सभी देश अपने नेशनल एक्सपीरियंसेस और लेसन्स जो भी उन्होंने सीखे हैं इस पैंडेमिक में वो आपस में शेयर करें, ताकि जो कोऑपरेशन है सभी देशों के बीच में वो और ज़्यादा मजबूत हो सके और क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट मेजर्स लिए जा सके ताकि ये बीमारी और ज़्यादा नहीं फैले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से कोको कोला इंडिया INC के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज A, T कृष्ण कुमार। T कृष्ण कुमार को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कोको कोला इंडिया INC। इससे अलावा हम बात कर लेते हैं उषा पादी के बारे में, जो कि पहली महिला हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था ऑफ DG यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ BACS।
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि कोको कोला कंपनी ने 3 सितंबर को अनाउंस किया है कि टी कृष्ण कुमार, जो कि करेंटली सर्व कर रहे थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया बिजनेस यूनिट, अब वो सर्व करेंगे एज द चेयरमैन ऑफ कोको कोला इंडिया आईएनसी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, कोको कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, संकेत रॉय। संकेत रॉय अब सर्व करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोको कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे कुछ लोगों के बारे में जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ। तो हाल ही में संजीव सिंह, जो कि हाल ही में संजीव सिंह को चुना गया था एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और संकेत रॉय रिप्लेस करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है, टी कृष्ण कुमार को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कोको कोला ने ये अनाउंसमेंट की है कि संकेत रे, जो कि करेंटली सर्व कर रहे हैं एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इट्स मेनलैंड चाइना बिजनेस, अब वो सर्व करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, मुरली रामकृष्णन को चुना गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। इसके अलावा हाल ही में हमारी केंद्रीय सरकार ने अपॉइंट किया था अश्विनी भाटिया को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये चौथे एमडी हैं ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 22 अगस्त को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साउथ इंडियन बैंक ने 3 सितंबर को कहा कि रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन की अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक 1 अक्टूबर से। इससे पहले रामकृष्णन वर्क कर रहे थे विद द आईसीआईसीआई बैंक एज द सीनियर जनरल मैनेजर एट स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट ग्रुप, और उन्होंने रिटायरमेंट ली है 30 मई 2020 को, और उसके बाद एज एन एडवाइज़र उन्होंने ज्वाइन किया था साउथ इंडियन बैंक को 1 जुलाई 2020 को। तो चलिए अब बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। साउथ इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर्स है थिरुसूर केरला में, और इसकी जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, एस कृष्णानन को चुना गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। इनके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे विनय तोनसे के बारे में। विनय तोनसे को चुना गया है एज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो एसीसी है यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, उन्होंने मंजूरी दी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एस कृष्णानन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, और वो रिप्लेस करेंगे एस हरिशंकर को, जो कि सर्व कर रहे हैं करेंटली एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो चलिए एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बाकी बैंक्स के सीईओ कौन कौन है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का नाम है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है अतनु कुमार दास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है पल्लव महापात्रो। इंडियन बैंक के सीईओ का नाम है पद्मजा चुंदुरु। यूको बैंक के सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल, और आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ का नाम है पार्थो प्रतिम सेनगुप्ता। इसके अलावा पंजाब और सिंध बैंक के जो हेडक्वार्टर्स है वो है नई दिल्ली इंडिया में, और इनकी जो टैगलाइन है वो है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी सवाल, भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है।
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, पी इनियन ने जीता है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनयन ने जीता है सम्मानीय एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, जो कि हाल ही में हुआ था। पी इनयन ने काफ़ी मेहनत की थी, वो रात को खेलते थे ताकि वो एडजस्ट कर सके खुद को विद द अमेरिकन टाइम जोन। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं पी इनयन और उन्होंने 7.5 पॉइंट्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ पॉसिबल 9, और 9 मैचेस में उन्होंने 6 विक्ट्रीज हासिल की है और 3 ड्रॉज हुए हैं, और उसके साथ उन्होंने टॉप में फिनिश किया है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर अदर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई वैरायटी के ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स रिलेटेड। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप एक्सेस कर पाएंगे इसे अपने अकाउंट में 24/7। इसके अलावा कोई भी कमेंट हो, कोई शिकायत हो या फिर कोई सजेशन हो तो हमें नीचे ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। Thank you friends, that's all for today and have a great day.